कहानी की शुरुआत होती है एक सोल्जर से ली जेयून, जो हमारा मुख्य किरदार है। पहले ही सीन में हम उसे देखते हैं अपने ऑफिसर के सामने खड़े हुए, एकदम सीधा, एक दमदार सैल्यूट के साथ कहता है, सर मैं अब ऑफिशियली डिस्चार्ज हो चुका हूँ। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलकता है। जैसे ही वो वहां से निकलता है, उसकी नजर पड़ती है एक ब्रिज पर खड़ी एक लड़की पर, कांग यंगजू, उसकी गर्लफ्रेंड। वो पल जैसे थम सा जाता है, लेकिन अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो सब एक सपना था। सपने से निकलकर हकीकत में आते ही एक अफसर की चिल्लाहट गूंजती है, इन्हों को उठाओ, ड्यूटी का वक्त हो गया है। ली थोड़ा लड़खड़ाते हुए इन्हों के पास जाता है, जो अभी भी गहरी नींद में खोया हुआ है। ली उसे एक हल्का थप्पड़ मारकर जगाता है और फिर दोनों तेजी से ड्यूटी के लिए तैयार होने लगते हैं। ड्यूटी पर पहुंचकर ली चोरी छिपे अपना मोबाइल निकालता है, जो नियमों के खिलाफ है, और यंगजू को कॉल करता है। फोन यंगजू की मां उठाती है और फिर यंगजू को देती है। यंगजू की आवाज से साफ पता चलता है कि वो नशे में है। ली चिंतित होकर कहता है, मैंने तुम्हें कॉल किया था। किसी लड़के ने फोन उठाया। यंगजू धीरे से जवाब देती है, वो मेरा मैनेजर था। मैंने ज्यादा पी ली थी तो उसने मुझे ड्रॉप किया। तभी उसे उल्टी आने लगती है और वो कहती है, कल बात करती हूँ, और कॉल कट हो जाती है। इधर ली का ऑफिसर उसे फोन पर देख लेता है और गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ड्यूटी के समय फोन की सख्त मनाही है। वहीं इन्हों आराम से सो रहा होता है। सीनियर ऑफिसर दोनों को डांटते हुए कहता है, तुम दोनों का मैं क्या करूं। अगले सीन में सुबह का वक्त है। सीनियर ऑफिसर सभी सैनिकों को मोटिवेशनल स्पीच देता है, ट्रेनिंग करो, फिट रहो, लेकिन इन्हों अब भी आलस में डूबा होता है। अफसर का गुस्सा फूट पड़ता है और वो सजा सुनाता है, 67 चक्कर लगाओ मैदान के। और फिर हम देखते हैं ली और इन्हों को पसीने से तरबतर, थके हुए लेकिन मजबूती से दौड़ते हुए। अब सीन शिफ्ट होता है युंगजू की तरफ, जो अपने ऑफिस में बैठी होती है, चेहरे पर थकावट और दिल में उलझन। ली का कॉल आता है, मगर वो इग्नोर कर देती है, जैसे कुछ तो है जो उसे रोक रहा है। दूसरी तरफ बैरक्स में सोल्जर्स आराम कर रहे होते हैं। तभी सीनियर ऑफिसर अंदर आता है और पूछता है, किसी को खाना बनाना आता है। ली सामने आता है, मुझे आता है सर, और उसके साथ चल पड़ता है। सीढ़ियों से गुजरते हुए ली की नजर एक ग्लास वॉल से पार जाती है। वो देखता है सामने की बिल्डिंग में कुछ लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल हो। एक अजीब सा डरावना सन्नाटा, लेकिन ऑफिसर उसे खींच ले जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किचन में ली शेफ से फोन मांगता है और चुपके से युंगजू को कॉल करता है। इस बार युंगजू अपने कोलीग्स के साथ बैठी होती है, फोन उठाती है बिना कॉलर आईडी देखे। ली नॉन स्टॉप बोलता है, उसे बोलने का मौका तक नहीं देता। जब कॉल कट होता है, युंगजू के साथियों का मजाक शुरू होता है। बॉयफ्रेंड सोल्जर है, रैंक क्या है, प्राइवेट। वो जवाब देती है, 2 साल वेट करेगी उसके लिए। उस सवाल पर वो थोड़ी देर रुकती है, सोचती है, और कहती है, शायद शादी भी करूं उससे। मगर उनके ताने, डाउट्स उसका दिल हिला देते हैं। बाहर निकलकर वो ली को कॉल करना चाहती है, मगर शेफ उठाता है और बोलता है, ली अब वापस यूनिट में जा चुका है। रात को ली फिर फोन को हाथ लगाता है और युंगजू को कॉल करता है। इस बार उसकी आवाज भारी होती है, मुझे ब्रेक चाहिए, वो कहती है। ली का दिल थरथराता है, तुम मुझे सजा दे रही हो। आंसू उसके लफ्जों में छुप जाते हैं। 2 साल बाद भी अगर हम साथ रहे तो क्या होगा। वो अपने दिल की सच्चाई बोलती है। ली का बस इतना कहना होता है, जो ठीक लगे वो करो। और फोन कट। कुछ दिन बाद युंगजू अपने फोन में ली के साथ की पुरानी तस्वीरें देखती है, खुशी, यादें, प्यार। तभी उसका मैनेजर कॉल करता है, बाहर हूँ, चलो कहीं चलते हैं। वो उससे एक फैंसी होटल ले जाता है और पूछता है, तुम इतना चुप क्यों हो। बॉयफ्रेंड की वजह से। तभी ली का कॉल आता है, मगर वो इग्नोर करती है। मैनेजर कहता है, फोन तो उठाओ, पर वो कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, बाद में बात करूंगी। थोड़ी देर दोनों मजाक में इन्वॉल्व हो जाते हैं और ली दूसरी तरफ दिल से टूट रहा होता है। वो फोन वापस फ्रेंड को देता है, हार मान के। युंगजू के फोन पर एक वॉइस मेल आता है। वो बाथरूम में जाके सुननी है और ली की आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझे माफ कर देना, अपना ख्याल रखना। और बस आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। वो ट्यूरेंट कॉल करती है, मगर उसका फोन बैंड होता है। अब एक डिटर्मिनेशन के साथ वो ली को ढूंढने निकलती है और मैनेजर, जो अब तक सिर्फ स्पेक्टेटर था, ड्राइव करने के लिए तैयार खड़ा है। अब कहानी लेती है एक तेज, दिल दहलाने वाला मोड़, जैसे कोई नाइटमेयर हकीकत बन गया हो। इधर ली एक मिलिट्री मिशन पे निकला होता है। होटल से निकलते वक्त एक एम्प्लॉई यूज रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ली की आंखों में टेंशन साफ दिखती है, कुछ तो गड़बड़ है। उसी वक्त दूसरी तरफ युंगजू मैनेजर के साथ होटल के बाहर आ रही होती है। मैनेजर उसकी तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जैसे किसी और दुनिया में जी रहा हो। लेकिन अगले ही पल एक आदमी उनकी कार के बॉनेट पे कूद पड़ता है। उसकी हालत बुरी होती है और उसकी आंख सीधा गिरती है युंगजू की गर्दन पर। वो चीख उठी है, घबराकर। कट टू ली, जो अपनी बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है। जब उसकी नजर ऊपर उठती है, एक एयरप्लेन आसमां में तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है। एक पल के लिए सबका दिल रुक जाता है, लेकिन वो प्लेन लास्ट सेकंड पे मुड़ जाता है और दूर किसी और जगह क्रैश हो जाता है। एक जोरदार धमाके के साथ आसमान जगमगा उठता है। ली फौरन समझ जाता है, ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए, ये इमरजेंसी है। वो अर्जेंटली बोलता है और अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ युंगजू का फेस पेल हो जाता है। वो उस घायल आदमी की तरफ देखती है, जो अभी भी हिल रहा होता है, जिंदा। शॉक्ड और कंफ्यूज्ड वो मैनेजर से पूछती है, तुमने ये क्या किया। वो आदमी ह्यूमन नहीं लगता, कुछ और बन रहा है। वो जोर देती है, आईएससी ऐसे नहीं छोड़ सकते। और फिर की शुरुआत उस पल से होती है, जब एक हवाई जहाज बिल्डिंग की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। अचानक वो अपनी दिशा बदल देता है और सीधे शहर के दिल में जा गिरता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर के मारे सोचने लगते हैं, और गॉड, कितनों की जान गई होगी। यजू, जो वहां मौजूद है, घबराहट में इधर उधर देख रही होती है। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है, एक जोड़ी आंखें, जो उसे देख रही हैं। वो डर से चीख पड़ती है, लेकिन पास खड़ा जनक अपनी कार के इंश्योरेंस की चिंता में डूबा है।
उसी वक्त एक शख्स अपना सिर हिलाता है। यजु चिल्लाती है, ही इज अलाइव। इसकी मदद करो, इसे बाहर निकालने में मेरी हेल्प चाहिए, लेकिन वो शख्स मना कर देता है, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। दूसरी तरफ जे और नू चुपके से गेस्ट लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं ताकि कोई उन्हें देख न ले। लेकिन तभी मैनेजर पार्क, जिससे ये दोनों बच रहे थे, वहां आ धमकता है। वो लिफ्ट में घुसते ही दोनों को देख लेता है। प्लेन क्रैश देखा तुमने? मैनेजर सख्त आवाज में पूछता है। दोनों सहमति में सिर हिलाते हैं। वो कहता है, दिस इज एन इमरजेंसी। तुम्हें होटल में टहलने की बजाय ड्यूटी पर होना चाहिए। जे जल्दी से जवाब देता है, सर हम तो एक मिशन पर ही हैं। गैस लेने आए थे। तभी लिफ्ट एक फ्लोर पर रुकती है। तीनों उत्सुकता से देखते हैं कि अब कौन आएगा। लेकिन जो सामने नजर आता है वो खौफनाक है। लोग मर रहे हैं, जॉम्बीज का हमला शुरू हो चुका है और इन्हें अभी इसकी भनक तक नहीं। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है, तभी एक इन्फेक्टेड शख्स हाथ डालकर उसे रोक देता है। उधर यजु सड़क पर लोगों से मदद मांग रही है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी एक लड़का वहां आता है। यजु उससे मदद मांगती है और अचानक उसे पहचान लेती है। अरे तुम तो एलेक्स हो, उस कंपनी का सीईओ, राइट? वो इनकार करता है और जाने लगता है, लेकिन लोग उसे घेर लेते हैं। हेल्प हर, भीड़ चिल्लाती है और कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं। अपनी कंपनी की इमेज बचाने के लिए एलेक्स कहता है, ओके आई हेल्प हर। फिर वो यजु के साथ उस शख्स को बाहर निकालने में जुट जाता है। लेकिन तभी वो इन्फेक्टेड शख्स बोल पड़ता है, मेरी मदद करो, और वहीं ढेर हो जाता है। लिफ्ट से बाहर निकलते ही जे और नू बाहर का मंजर देखकर सन्न रह जाते हैं। व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर? सब क्यों मर रहे हैं? तभी एक तीखी बदबू हवा में फैलती है। नू का पैर एक लाश की आंतों में फंस जाता है और वो हाफ डेड इंसान को देखकर चीख पड़ता है। जे उसे खींचकर उठाता है, लेकिन मैनेजर कहीं गायब है। तभी उसकी चीख सुनाई देती है, एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया है। उधर यजु और एलेक्स उस शख्स को बाहर निकाल लेते हैं। वो चेक करते हैं कि वो है या नहीं। एलेक्स सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आती है। वो घबरा जाता है। भीड़ उसे घेरकर चिल्लाने लगती है, तुमने इसे मार डाला। एलेक्स परेशान हो जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी पर हमला होता है और जे एक कांच की बोतल से उसके सिर पर वार करता है। मैनेजर को बचा लेता है। वे एक टेबल सरकाकर मैनेजर को दवा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात काबू में नहीं आते। जे यजु से लाइटर मांगता है, फिर कागज में आग लगाकर कहता है, मुझे स्ट्रॉन्ग अल्कोहल चाहिए, जल्दी। जे अल्कोहल लेने दौड़ता है, लेकिन ज़ॉम्बी आजाद होकर उनकी ओर बढ़ने लगता है। जे अल्कोहल की बोतल फेंकता है, मैनेजर उसे कपड़े पर डालकर ज़ॉम्बी पर फेंकता है और आग लगा देता है। यजु चिल्लाती है, जिनक बाहर निकलो जल्दी, लेकिन जब वो नीचे देखती है तो डर के मारे वहां से भाग खड़ी होती है। एलेक्स उसके पास पहुंचता है और देखता है कि डर से यजु ने अपनी पैंट गीली कर ली है। तभी एक ट्रक उनकी ओर तेजी से आता दिखता है। एलेक्स चिल्लाता है, जिनक कार से निकल, लेकिन जिनक सुनता नहीं। आखिरी पल में वो ट्रक को फ्रंट मिरर में देखता है और बाहर कूद पड़ता है। ट्रक उसकी कार को टक्कर मार देता है। इधर सैनिक टीवी पर ये सब देख रहे होते हैं। उन्हें टेंशन हो जाती है जब पता चलता है कि नेशनल इमरजेंसी घोषित हो चुकी है और मार्शल लॉ लागू हो गया है। मैनेजर आग बुझाने के लिए पानी चालू करता है और हर जगह फोन मिलाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कोई नहीं बचा। वो जे और नू को सेफ सीढ़ियों का रास्ता बताता है। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मुझे सब संभालना है, तुम दोनों जाओ, कहकर वो चला जाता है। जे और नू सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं। यजु जिनक को पुकारती है, लेकिन वो अपनी कार की चिंता में डूबा है। एलेक्स कहता है, तुम भागो, मैं इसे लेकर आता हूँ। तभी वो हादसे वाला शख्स होकर जिनक के पीछे पड़ता है। डर के मारे जिनक भाग खड़ा होता है। एलेक्स यजु से कहता है, तुम भी निकलो, लेकिन एक जॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है और वो भी भागने लगती है। किसी तरह जे और नू अपनी मिलिट्री यूनिट की ओर बढ़ते हैं। यजु एक दुकान में छिपती है, जहाँ एक औरत उसे अंदर बुलाती है। वो अपनी मॉम को फोन करके कहती है, मैं गंगनम में हूँ, जल्दी घर आ जाऊंगी। मॉम कहती है, जे यून के पास चली जा, वो जगह सेफ है। यजु जे को मैसेज करती है, होप यू आर ओके, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, कॉल मी व्हेन यू सी दिस। जे और नू यूनिट के फ्लोर पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ताला लगा होता है। जे कहता है, वी हैव टू टेक अनदर राउट। उधर जिनक को एक शख्स मारकर उसका फोन चुराने की कोशिश करता है। यजु ये देख लेती है और वो भाग जाता है। वो जिनक को उठाकर कहती है, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। जिनक कहता है, तू अकेले जे के पास कैसे जाएगी? यजु जवाब देती है, डोंट वरी अबाउट मी। फिर वो दुकान वाली औरत को अलविदा कहकर निकल पड़ती है। जे, नू और एक होटल वर्कर को जॉम्बीज घेर लेते हैं। वो सैनिटाइजर की बोतलें लेकर जॉम्बी पर आग लगाने की कोशिश करते हैं। इधर सैनिक रूफटॉप से हालात देख रहे होते हैं। उनका ऑफिसर पूछता है, वो दो लोग जो गैस लेने गए थे, वो वापस नहीं आए? जवाब आता है, नो सर, दे मस्ट स्टिल बी इन द बिल्डिंग। तभी जे, नू और वर्कर रेस्टोरेंट की ओर बढ़ते हैं, जहां जॉम्बीज का कब्जा है। शेफ जंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कांच के दरवाजे टूटने लगते हैं। सब डर में डूब जाते हैं और तभी एपिसोड खत्म। एपिसोड की शुरुआत उस सीन से होती है जहां सारी टीम जॉम्बीज को काबू करने में जुटी होती है। तभी जे तेजी से सैनिटाइजर की सारी बोतलें उठाता है, उनमें आग लगाकर जॉम्बीज की ओर उछाल देता है।
आग और धुएं के बीच वो सब किसी तरह वहां से जान बचाकर निकल भागते हैं। इधर यजु और जिनक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। अचानक वहां एलेक्स नजर आता है। उसे देखते ही यजु का चेहरा खिल उठता है। वो खुशी से कहती है, ओह माय गॉड, तुम ठीक हो। तुम्हें देखकर जान में जान आई। जिनक एलेक्स से सवाल करता है, अंदर कोई पुलिस वाला नहीं है क्या? एलेक्स सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यार, मैं भी घंटों से खड़ा हूँ, कोई नहीं दिखा। यजु चौंकते हुए पूछती है, यहाँ इतनी खामोशी क्यों छाई है? एलेक्स जवाब देता है, बिकॉज ऑफ द ज़ॉम्बीज। अगर किसी का फोन भी बजा तो वो सीधे हमला कर देते हैं। क्विक, अपने फोन बंद कर दो। यजु फौरन जे को टेक्स्ट करती है, मैं अभी फोन ऑफ करने वाली हूँ, और फिर स्विच ऑफ कर देती है। उधर ऑफिसर दरवाजा खोलते हैं। वहां नूह और होटल की एक कर्मचारी खड़ी होती है। सैनिक उसे जॉम्बी समझकर हथियार तान लेते हैं, लेकिन नूह चीखता है, रुक जाओ, दिस इजंट अ ज़ॉम्बी। तभी जे शेफ जंग को साथ लेकर वहां आ पहुंचता है। ऑफिसर सख्त लहजे में कहता है, तुम्हें मालूम है ना सिविलियंस का यहाँ क्या काम? जे तपाक से बोलता है, सर अभी ये नियम कायदे की बात नहीं। इट्स अ क्राइसिस, मेरा फोन वापस कर दीजिए। ऑफिसर इनकार कर देता है। जियोंग गुस्से में कहती है, हमें अपने घर वालों से बात करनी है, कुछ तो समझो। अचानक बाहर से जॉम्बीज के कराहने की आवाजें तेज हो जाती हैं। दरवाजा खुलते ही सब उसे फटाफट बंद करते हैं। ऑफिसर हुक्म देता है, टेक बोथ सिविलियंस इनसाइड द रूम। जे उनके पास जाता है, लेकिन तभी शेफ जंग जमीन पर ढेर हो जाते हैं। सब हैरान परेशान उन्हें देखते हैं। नू कहता है, इनकी सांसें बंद हो गई। दूसरी तरफ एलेक्स यजु और जिनक से कहता है, चलो निकलते हैं, हमें कहीं ऐसी जगह जाना है जहां केओस कम हो। यजु उसकी बात से सहमत होती है, यू आर राइट एलेक्स, यहाँ ठहरने से कुछ हासिल नहीं होगा। तभी पुलिस स्टेशन से ज़ॉम्बीज बाहर निकल पड़ते हैं। पुलिस गोलियां चलाने लगती है। लोग डर के मारे चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगते हैं। उधर अचानक शेफ जंग फिर से उठ खड़े होते हैं। सबके होश उड़ जाते हैं, वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। उनके पैर पर काटने का निशान साफ दिखता है। वो जियोंग की ओर बढ़ते हैं। टीम उन पर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन गोलियां बेकार जाती हैं। तभी शेफ जंग एक सैनिक को काट लेते हैं। नूह के हाथ में कुछ होता है, वो तेजी से उससे शेफ जंग को ढेर कर देता है। फिर वो घायल सैनिक को फर्स्ट एड के लिए ले जाते हैं। ऑफिसर जे और नूह से कहता है, दोनों मेरे साथ कंट्रोल रूम चलो। वहां पहुंचकर जे ऑफिसर से गुजारिश करता है, सर ये इमरजेंसी है, हमें अपने परिवार से संपर्क करना चाहिए। ऑफिसर हामी भरता है और फोन लौटा दिए जाते हैं। जे यजु का मैसेज पढ़ता है और उसकी चिंता में डूब जाता है। इधर वो सब भागते भागते एक बिल्डिंग में छिप जाते हैं। यजु को भूख लगती है तो एलेक्स खाने की तलाश में निकलता है। तभी यजु की नजर एक पुरानी ऑडियो टेप पर पड़ती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, ये वही एल्बम है जो जे को हमेशा से चाहिए थी। फिर एक फ्लैशबैक शुरू होता है, दोनों एक दुकान में हैं, जहां वही गाने बज रहे हैं। यजु पूछती है, तुम हमेशा यही सॉन्ग्स क्यों सुनते हो? जे हंसते हुए कहता है, क्योंकि ये दिल को छूते हैं। वो तंज कसती है, अच्छा तो क्या मुझे भी सारे लिरिक्स रटने पड़ेंगे? जे कहता है, ट्राई करो, साथ में गाओ। और दोनों हंसते गाते हैं। वापस मौजूदा सीन में यजु वो टेप ले लेती है और वहां पैसे रख देती है। उधर जे यजु को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन बंद है। बाकी सैनिक भी अपने अपने घर वालों से बात करने में जुटे हैं। जे यजु का मैसेज पढ़कर भावुक हो जाता है। तभी नीचे से आवाज आती है। वो देखता है तो नूह अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। जे चुपके से उनकी बातें सुनने लगता है, लेकिन नूह उसे देख लेता है और कहता है, ब्रो थोड़ी प्राइवेसी दे सकते हो? जे वहां से हट जाता है। तभी एक सैनिक पास आकर पूछता है, अपने मम्मी पापा से बात हुई? जे कहता है, नहीं, वो रिटायरमेंट के बाद अफ्रीका घूमने गए हैं। इधर एलेक्स को कुछ खाना मिल जाता है। खाते हुए वो बताता है, मैं हांगकांग से हूँ, बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया था और एक होटल में ठहरा हूँ। यजु पूछती है, क्या तुम एडन होटल में रुके हो? वो हैरानी से कहता है, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? यजु बताती है, मेरा बॉयफ्रेंड उसी होटल की छत पर एयर डिफेंस यूनिट में काम करता है। जिनक जोड़ता है, मैं इसे उसी से मिलवाने लाया था। एलेक्स एक फोटो दिखाता है और पूछता है, इनमें से कोई है? वो यजु फोटो देखते ही कहती है, हाँ ये जे है, और उसकी आंखें भर आती हैं। तभी जे के फोन पर मॉम का मैसेज आता है, यहाँ सिग्नल नहीं है, हम ठीक हैं, तुम फिक्र मत करना और बिल्डिंग से बाहर मत निकलना। यजु अपना फोन ऑन करती है। जे के मैसेज आते हैं, क्या तुम सेफ हो? मैं ठीक हूँ, पागलपन मत करना, मुझे ढूंढने मत आना, कहीं छिप जाओ। वो कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क फेल हो जाता है। वो कहती है, मैं जे के पास जाऊंगी। जिनक मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती। एलेक्स और जिनक को थैंक्स कहकर वो निकल पड़ती है। एलेक्स कहता है, मैं भी साथ चलूंगा, मेरी कार भी बाहर है, होटल चलते हैं। जिनक भी उनके साथ हो लेता है। तीनों जॉम्बीज से बचते हुए होटल की ओर बढ़ते हैं। उधर सैनिक खाना खा रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर जोरदार धक्के पड़ते हैं। सब डर जाते हैं। ऑफिसर दरवाजा खोलता है, वही घायल सैनिक जॉम्बी बनकर खड़ा होता है। उसका दोस्त पास जाता है, लेकिन वो उसे पकड़कर काट लेता है। टीम उसे मार देती है, पर वो फिर दूसरे सैनिक पर झपट्टा मारता है। गोलियां बेअसर होती हैं। जे चिल्लाता है, सर इसके सिर पर मारो। एक गोली चलती है और वो ढेर हो जाता है। यहीं एपिसोड खत्म होता है।
एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें यजु और जे के कॉलेज के दिन दिखते हैं। एक लड़का क्लास के सामने यजु को प्रपोज करता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। तभी टीचर अनाउंस करते हैं, अगली प्रेजेंटेशन के लिए आपको दो दो की जोड़ी बनानी होगी। जिसके साथ चाहो पार्टनर चुन लो। क्लास खत्म होते ही यजु जे के पास जाती है और कहती है, हम साथ में काम करें। लेकिन जे जवाब देता है, सॉरी, मैंने पहले ही अपने दोस्त के साथ जोड़ी बना ली। यजु मुड़कर जाने लगती है कि तभी जे का दोस्त बोल पड़ता है, अगर तुम कहो तो मैं इसे छोड़कर तुम्हारा पार्टनर बन जाऊं। यजु ठीक है कहकर चली जाती है। जे अपने दोस्त से नाराज होकर कहता है, ब्रो, तुमने एक लड़की के लिए मुझे डिच कर दिया। दोस्त हंसते हुए कहता है, वो कोई साधारण लड़की नहीं है, डिपार्टमेंट की सबसे फेमस और खूबसूरत लड़की है वो। जे पूछता है, फिर भी मैंने उसे क्यों मना किया? वो कहता है, मुझे तो वो खास सुंदर या अट्रैक्टिव नहीं लगती। तभी पीछे से यजु ये सब सुन लेती है। दोनों उसे देखकर घबरा जाते हैं। जे सफाई देता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तंज कसती है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? ये जगह तो सारे स्टूडेंट्स के लिए है, और वहां से चली जाती है। फिर सीन बदलता है, जे एक आइसक्रीम शॉप में पार्ट टाइम जॉब के लिए जाता है। शॉप का मालिक कहता है, ये तुम्हें सब सिखा देगी, और वो कोई और नहीं यजु होती है। वो मालिक से कहती है, आप फिक्र न करें, मैं इसे अच्छे से ट्रेन कर दूंगी। मालिक चला जाता है। यजु जे से कहती है, भले ही मैं सुंदर या अट्रैक्टिव न हूं, लेकिन तुम्हें सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। बाद में यजु बस स्टॉप पर फोन पर किसी से कह रही होती है, वो कैसे कह सकता है कि मैं बदसूरत हूँ? वो खुद तो इतना खराब दिखता है। खैर, मेरा बदला कल से शुरू होगा। तभी जे उसके पीछे खड़ा होता है। उसे देखकर वो चौंक जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्यों? वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो बस खड़ा हूँ, क्या मैं यहाँ नहीं रह सकता? बस आती है और वो चला जाता है। अगले दिन जे शॉप पर पहुंचता है। वहां एक कस्टमर यजु से चिल्ला रहा होता है, तुमने पैकिंग ढंग से नहीं की, आइसक्रीम पिघल गई, रिफंड दो। यजु जवाब देती है, सर, आपने इसे 7 घंटे पहले लिया था, तभी खा लेना चाहिए था, अब रिफंड नहीं मिलेगा। कस्टमर गुस्से में आइसक्रीम उसकी ओर फेंकता है, लेकिन जे बीच में आकर उसे बचा लेता है। वो कस्टमर की वीडियो बनाते हुए कहता है, तुम पर मैं हरासमेंट, प्रॉपर्टी डैमेज और बदतमीजी के चार्ज लगाऊंगा, मेरे पास प्रूफ भी है। कस्टमर डरकर भाग जाता है। यजु उसे थैंक्स कहती है और पूछती है, क्या तुम वकील हो? जे हंसते हुए कहता है, नहीं, ये सब मैंने कल रात एक टीवी शो में देखा था, सोचा भी नहीं था कि काम कर जाएगा। यजु बस स्टॉप वाली बात के लिए माफी मांगती है। जे कहता है, नो नीड टू से सॉरी, मैंने भी तुम्हारे बारे में गलत बोला था। इसके बाद दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। यजु को जे पर क्रश होने लगता है। वो जब भी उसे देखती है, उसे वो और ज्यादा हैंडसम लगता है। फिर क्रिसमस का दिन आता है। यजु अपने बॉस और एक कोवर्कर को ग्लव्स गिफ्ट करती है, लेकिन जे के लिए एक स्कार्फ लाती है। उसे देती है तो बॉस और कोवर्कर हंसने लगते हैं। जे को अजीब लगता है। वो कहता है, मुझे गर्मी जल्दी लगती है, इसलिए मैं स्कार्फ नहीं पहनता, इसे किसी और को दे दो, और चला जाता है। यजु उसके पीछे जाती है और कहती है, क्या तुम्हें सच में इसका मतलब नहीं पता? वो पूछता है, क्या? वो बताती है, ये मेरा तरीका था तुम्हें डेट के लिए पूछने का, मैंने इसे खुद बनाया है। जे कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हें डेट करने में इंटरेस्ट नहीं। वो कहती है, इट्स ओके, सॉरी मत बोलो। फिर दोनों अपने काम पर लौट जाते हैं। तभी एक कोवर्कर जे से पूछता है, क्या तुम दोनों अब डेट कर रहे हो? जे कहता है, नहीं। वो खुश होकर कहता है, तो मेरा चांस अभी बाकी है। वो पूछता है, फिर तुमने उसे क्यों रिजेक्ट किया? जे कहता है, वो इतनी खूबसूरत है, मेरी औकात से बाहर है। तभी वो देखता है कि यजु अंदर रो रही है। बॉस पूछता है, क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं, मैं आज जल्दी घर जा रही हूँ, और निकल जाती है। बस स्टॉप पर वो रोते हुए बैठी होती है। जे वहां पहुंचता है। उसे देखकर वो भागने लगती है, लेकिन स्लेज खुलने से गिर पड़ती है और रोने लगती है। जे उसके पास जाता है और स्लेज बांधते हुए पूछता है, क्या मैं तुम्हें इतनी अनअट्रैक्टिव लगती हूँ? वो कहता है, नहीं, तुम बहुत सुंदर हो। यजु ये सब याद कर रही होती है कि तभी जिनक चिल्लाता है, जल्दी लेस बांधो, हमें निकलना है। उधर वो सैनिक जो जॉम्बी से काटा गया था, जॉम्बी बन जाता है और मुंह पर हमला करता है। जे उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन जंग पहले ही उसे ढेर कर देती है। तीनों आगे बढ़ते हैं कि तभी एक लड़का उनसे मदद मांगता है। उसके पैर पर चोट का निशान देखकर वो उसे जॉम्बी समझकर मारने लगते हैं। वो चीखता है, रुक जाओ, मैं जॉम्बी नहीं हूँ, लेकिन वो नहीं मानते। यजु रोकती है, वेट, ये अभी जॉम्बी नहीं बना, इसे मत मारो। वो पूछती है, क्या तुम्हें जॉम्बी ने काटा? वो नशे में कहता है, हाँ, तभी तो मैं इस हाल में हूँ। वो जाने लगते हैं तो वो चिल्लाता है, मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, हेल्प मी। तभी उसका फोन बजता है। वो उसे ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉम्बीज आ जाते हैं। चारों भागकर एक दुकान में छिपते हैं। वो लड़के को बांध देते हैं और बहस करने लगते हैं कि इसे साथ रखें या नहीं। तभी उसे उल्टी होती है। एलेक्स उसका मुंह खोल देता है। यजु पूछती है, तुमने इतना क्यों किया? वो बताता है, मैं तीसरी बार एग्जाम में फेल हो गया, थोड़ा पीना चाहता था, लेकिन बाहर निकलते ही जॉम्बी ने काट लिया। एलेक्स कुछ कहने लगता है कि तभी एक जॉम्बी अंदर घुसता है, लेकिन लड़के को छोड़कर उनकी ओर बढ़ता है और खुद गिरकर मर जाता है। एलेक्स को उसके पास एक डिवाइस मिलती है। वो कहता है, जॉम्बी इसके पास नहीं आया क्योंकि ये नशे में था, और ये अभी जॉम्बी भी नहीं बना। मतलब जॉम्बी ड्रंक लोगों पर अटैक नहीं करते, और नशे में होने पर काटने से भी जॉम्बी नहीं बनते।
सो लेट्स ड्रिंक। यजु जे को मैसेज करती है, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के पास छिपी हूँ। मैसेज देखकर कॉल करना, फिर वो पीती है। तभी उसे एक पुराना सीन याद आता है, अपने पिता के फ्यूनरल का। वो जे को एक लाइटर देती है जो उसके पिता उसे देना चाहते थे। जे पूछता है, ये उनके पास हमेशा रहता था, पर वो स्मोक भी नहीं करते थे। क्यों? वो बताती है, मैंने बचपन में इसे उनके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। जे लाइटर लेकर स्मोकिंग का नाटक करता है। वापस सीन में वो नशे में नाटक करने लगते हैं। यजु बिल्डिंग की ओर निकलती है, बाकी उसके पीछे। जे नू से कहता है, यहाँ की रक्षा करने का अब कोई मतलब नहीं। नू पूछता है, क्या तुम सर्विस छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जाओगे? जे कहता है, हाँ। शायद वो मुझसे मिलने आते वक्त घायल हो गई हो। वैसे भी यहाँ रुकने से क्या फायदा? नू कहता है, मैं भी चलूंगा। मुझे अपनी वाइफ और बच्चे देखने हैं। उधर यजु कहती है, अब हम नशे में हैं, जॉम्बी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिनक उसे छिपा लेता है। वो लड़का कार का हॉर्न बजाकर जॉम्बीज को भटकाता है। फिर वो निकल जाते हैं। जे और नू ऑफिसर को जाने की बात बताने पहुंचते हैं, लेकिन तभी एक कॉल आती है। उन्हें बताया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर भेजा गया है। वो सैनिकों को तैयार होने को कहते हैं। सब रूफटॉप पर पहुंचते हैं, हेलीकॉप्टर नजर आता है और यहीं एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत उस पल से होती है जब सैनिक हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। सबकी निगाहें आसमान पर टिकी हैं। तभी ऑफिसर दूरबीन से देखता है और चिल्लाता है, चॉपर में जॉम्बीज हैं। वो फौरन फायरिंग का ऑर्डर देता है। सैनिक गोलियां चलाते हैं और चॉपर धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। ऑफिसर अपने कमांडर से बात करता है, हालात की पूरी रिपोर्ट देता है और बेस बदलने की इजाजत मांगता है, लेकिन कमांडर साफ मना कर देता है। वो सैनिकों के पास लौटकर कहता है, गाइस, आज हम ये बिल्डिंग छोड़ रहे हैं। खाना खत्म हो चुका है और पानी की सप्लाई भी कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। एक सैनिक बोल पड़ता है, सर, तो क्या पानी खत्म होने के बाद निकले? ऑफिसर जवाब देता है, जब खाना पानी नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी? फिर जॉम्बीज से कैसे लड़ेंगे? तभी जियोंग ऑफिसर से पूछती है, मुझे भी एक गन मिल सकती है? ऑफिसर सख्ती से कहता है, अपनी हद में रहो। वो पलटकर कहती है, आपने कल मुझे शूट करते देखा था ना। मैं बेट कर सकती हूँ कि मैं यहाँ के ज्यादातर मर्दों से बेहतर शूटर हूँ। उधर यजु, जिनक और एलेक्स बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं। अंदर ढेर सारे जॉम्बीज दिखते हैं। यजु अंदर जाने को तैयार होती है, लेकिन जिनक उसे रोकता है, पागल हो गई हो क्या? अंदर जाना चाहती हो? एलेक्स भी कहता है, वो सही कह रहा है। अंदर गए तो मर जाएंगे। चलो अभी पार्किंग लॉट में चलते हैं और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कॉल का वेट करते हैं। तीनों पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं। एलेक्स कहता है, लेट्स स्प्लिट अप और मेरी कार ढूंढो। वो कार का नंबर और डिटेल्स बताता है। जैसे ही वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, जॉम्बीज की भीड़ वहां टूट पड़ती है। यजु और जिनक एक कार पर चढ़ जाते हैं। जॉम्बीज भी पीछे लगते हैं। वो ड्रिंक की बोतलों में आग लगाकर जॉम्बीज पर फेंकते हैं। आग की लपटें उठती हैं। जिनक यजु को वहां से खींच कर ले जाता है, लेकिन जॉम्बीज एलेक्स को पकड़कर काट लेते हैं। यजु उसे बचाने दौड़ती है, पर जिनक उसे जबरदस्ती अंदर खींच लेता है। इधर सैनिक बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। जॉम्बीज को मारते हुए वो होटल की नीचे वाली मंजिल तक पहुंचते हैं। वहां टीम्स में बंटकर आगे बढ़ने की प्लानिंग करते हैं। उधर जिनक उस लड़के से कहता है, जाओ कार ढूंढो, मिले तो यहाँ ले आओ। वो कहता है, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। जिनक गुस्से में चीखता है, अब तक सीखा क्यों नहीं? वो सफाई देता है, मैं कॉलेज की तैयारी कर रहा था। यजु कहती है, तुम्हारा फोन है ना? मुझे अपना नंबर दो। लड़के को एलेक्स की कार की चाबी मिल चुकी थी। वो कार ढूंढता है, अंदर बैठता है और यजु को वीडियो कॉल करता है। जिनक उसे इंस्ट्रक्शंस देता है, क्या करना है, कैसे करना है। वो वैसा ही करता है और कार लेकर उनकी ओर बढ़ता है। उधर जे और नू वॉशरूम में जाते हैं। वहां नेटवर्क मिलता है। जे फटाफट यजु को कॉल करता है। वो कॉल उठाती है और पूछती है, तुम सेफ तो हो ना? जे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? वो जवाब देती है, नहीं मैं बिल्कुल फिट हूँ। जे पूछता है, कहाँ हो तुम? वो बताती है, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के बेसमेंट में हूँ। तुम किस फ्लोर पर हो? मैं आती हूँ। जे कहता है, यहाँ क्यों आई? बहुत रिस्क है। कहीं सेफ जगह चली जाओ। यजु जिद करती है, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जे कहता है, मैं भूल गया था बताना, मैं अब बिल्डिंग में नहीं हूँ। तुम सोसियो स्टेशन जाओ। वो जगह सैनिकों से भरी है, सबसे सेफ होगी। मैं वहां मिलूंगा। तभी यजु का फोन डेड हो जाता है। जे नू से कहता है, मुझे यजु को ढूंढने निकलना है। तभी बाहर से शोर सुनाई देता है। वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सैनिकों ने जॉम्बीज को मार गिराया है। ऑफिसर और बाकी लोग किचन में हैं। वहां एक शेफ मिलता है। सैनिक उसे गन की नोक पर लेते हैं। जियोंग पूछती है, क्या आपको किसी ने काटा है? वो कहता है, नहीं। उधर वो लड़का किसी तरह कार लेकर यजु और जिनक के पास पहुंचता है। जिनक ड्राइविंग शुरू करता है। सैनिक खाना खा रहे होते हैं। ऑफिसर उठकर जाने लगता है। सब पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो सर? वो कहता है, ड्रिंक लेने। लेकिन बाहर एक जॉम्बी उस पर हमला कर देता है। शोर सुनकर सैनिक बाहर दौड़ते हैं। वहां एक आधी कटी जॉम्बी आती है। सब डर जाते हैं और फायरिंग करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। जियोंग उसे ढेर कर देती है। तभी ऑफिसर अंदर आता है, उसे काटा जा चुका है और वो जॉम्बी बनने लगता है।
वो हमला करता है, लेकिन उसका सीनियर उसे गोली मार देता है। उधर जिनक कहता है, सोसियो स्टेशन से पहले हम सियोल हॉस्पिटल जाएंगे। यजु पूछती है, क्यों? वो बताता है, वहाँ मेरी मॉम है। वो पूछती है, क्या वो बीमार हैं? जिनक कहता है, नहीं, वो हॉस्पिटल की मालिक हैं। यजु कहती है, मुझे सोसियो स्टेशन जाना है। जिनक जवाब देता है, पहले इस लड़के का चेकअप करवाएं। वैसे भी हॉस्पिटल स्टेशन के पास ही है। वो मान जाती है। तभी वो लड़का चिल्लाता है, गाड़ी रोक दो, मुझे वॉशरूम जाना है। जिनक गुस्से में कहता है, यहाँ कहाँ रोकूं बेवकूफ? वो कहता है, रोको वरना मैं तुम्हें काट लूंगा। जिनक गाड़ी रोकता है। लड़का उतरकर कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। यजु कहती है, हमारे साथ चलो, अपना पैर चेक करवाओ। वो मना करता है, मुझे हॉस्पिटल से डर लगता है, मैं घर जाऊंगा। तुम लोग निकलो, इससे पहले कि हालात बिगड़े। जिनक कहता है, घर जाओ और मेहनत से पढ़ो, तुम्हें इसकी जरूरत है। लेकिन वो जॉम्बी बनने लगता है। उन्हें भगाने के लिए चीखता है, अब जाओ यहाँ से। वो वहां से निकलते हैं। यजु कहती है, तुम अपना ख्याल रखना। वो जॉम्बीज को रोकता है ताकि वो बच सके। यजु बोलती है, मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा। जिनक कहता है, वो जॉम्बी बन रहा था, वैसे भी हमारे साथ ज्यादा नहीं रह सकता था। वो पूरी तरह जॉम्बी में बदल जाता है और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत एरन पार्क के साथ होती है, जो एक होटल के कमरे में खुद को बंद करके नशे में धुत बैठा है। जब उसे होश आता है तो वो सबसे पहले खिड़की से बाहर का हाल देखता है। फिर एक सोफे को काटकर टुकड़े करता है और अपने चारों ओर ढाल की तरह सेट कर लेता है। पूरी तरह तैयार होने के बाद वो जॉम्बीज से लड़ने के लिए बाहर कदम रखता है। लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसे ख्याल आता है कि जॉम्बीज तो सिर्फ आवाज पर रिएक्ट करते हैं। ये सोचकर वो चुपचाप बिना शोर किए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। स्टाफ रूम के पास पहुंचकर वो रुकता है और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे एक नेल गन मिलती है। वो उसे अपने पास रख लेता है और उसकी मदद से जॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ कमांडर की मौत से सैनिक सदमे में हैं। जे आगे बढ़कर अपने सीनियर सार्जेंट किम से कहता है, सर, अब इस टीम को लीड करने की जिम्मेदारी आपकी है। किम, जो पहले से ही गहरे शोक में डूबा है, चारों ओर देखता है। उसे एहसास होता है कि मौजूद सैनिकों में वो ही सबसे सीनियर है। वो जिम्मेदारी स्वीकार करता है और सोजू से पूछता है, इस होटल से बाहर निकलने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? सोजू बताती है, वीआईपी लाउंज में एक लिफ्ट है, उससे हम जल्दी निकल सकते हैं। किम अपनी टीम को तैयार करता है और लिफ्ट तक पहुंचने का ऑर्डर देता है। लेकिन बोलो, जो डर से कांप रहा होता है, गंग से कहता है, पता नहीं मैं जिंदा बचूंगा भी या नहीं। गंग उसे हिम्मत बंधाते हुए एक राइफल थमाता है और कहता है, अब अपनी जान की रक्षा खुद करनी होगी। उधर जिनक और यजू को न्यूज से पता चलता है कि 3 ट्रेनें उस शहर की ओर जा रही हैं, जहां बेस कैंप है। मिलिट्री ने उस शहर को जॉम्बीज से पूरी तरह साफ कर दिया है। न्यूज में बचे हुए लोगों से कहा जाता है कि वो उन ट्रेनों से वहां पहुंचे। ये सुनकर जिनक और यजू नजदीकी स्टेशन की ओर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। कुछ गुंडे उनकी कार पर हमला करते हैं और कार छीनकर भाग जाते हैं। मजबूरी में दोनों पैदल ही स्टेशन की ओर बढ़ते हैं, जहां ट्रेनें रुकने वाली थीं। न्यूज की वजह से स्टेशन पर भीड़ बेकाबू है। यजू आगे बढ़ते हुए एक छोटे बच्चे से टकरा जाती है। बच्चा उसके चेहरे पर खून देखकर चीखता है। जॉम्बी। सबकी नजर यजू पर पड़ती है। बच्चे की दादी उसे समझाती है, ये जॉम्बी नहीं है। जिनक यजू को लेकर आगे बढ़ जाता है। ट्रेन आने का वक्त हो जाता है। जिनक यजू को लेकर सबसे आगे खड़ा होता है ताकि ट्रेन आते ही वो चढ़ सके। लेकिन ट्रेन की आवाज सुनते ही भीड़ में हड़कंप मच जाता है। लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने लगते हैं। जिनक और यजू कोशिश करते हैं कि वो अलग न हो, लेकिन भीड़ के दबाव में उनका हाथ छूट जाता है। जिनक चिल्लाता है, घबराना मत, हम बेस कैंप में मिलेंगे। लेकिन तभी भीड़ का दबाव ग्लास की दीवार तोड़ देता है। आगे खड़े लोग जिनक समेत पटरी पर गिर जाते हैं और ट्रेन उनके ऊपर से गुजर जाती है। जिनक की मौत हो जाती है, लेकिन यजू बच जाती है। वो डर से कांप उठती है। इधर सैनिक वीआईपी लाउंज की लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो आसानी से बेसमेंट तक जा सकेंगे, लेकिन 58वीं मंजिल पर लिफ्ट रुक जाती है। सब डर जाते हैं और जॉम्बीज से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही सामने एरन पार्क खड़ा होता है। उसे देखकर सब हैरान हैं। सोजू, जो उसकी स्टाफ मेंबर है, खुशी से उसके पास जाने लगती है, लेकिन नू रोकता है। जरा उसकी टांग देखो। एरन की टांग पर पट्टी बंधी है। सोजू डरते हुए कहती है, शायद जॉम्बी ने काटा हो या सिर्फ चोट हो। पूछना चाहिए? वो पूछती है तो एरन बताता है, हाँ, जॉम्बी ने काटा है। एक सैनिक उसे गोली मारने को तैयार होता है, लेकिन जे रोकता है, ये अभी जॉम्बी नहीं बना, इसे मत मारो। वो सैनिक कहता है, ये जल्दी जॉम्बी बनेगा, इसे खत्म करना होगा। सार्जेंट किम ऑर्डर देता है, रुक जाओ। सैनिक मान जाता है। बोलो कहता है, इसे लिफ्ट में नहीं ले जा सकते। अगर ये जॉम्बी बन गया तो सोजू रोते हुए गुजारिश करती है, इसे साथ ले चलो, शायद ये न बने। किम कहता है, ये मुमकिन नहीं। सोजू बार बार रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। एरन कहता है, सोजू, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। सोजू रोते हुए उसे अलविदा कहती है। लेकिन लिफ्ट के ऊपर जॉम्बीज आ जाते हैं। शीशा तोड़ने से पहले सैनिक चीखते हुए भागते हैं। जॉम्बीज हमला करते हैं और सब बिखर जाते हैं। शेफ बोलो को एक खुला कमरा दिखता है। वो अंदर भागता है।
किम पीछे से आकर कहता, मुझे भी अंदर आने दो, बोलो उसे अंदर लेता है और दरवाजा लॉक कर देता है। जे जिसके पीछे जॉम्बीज हैं, दरवाजा खोलने की गुजारिश करता है, लेकिन वो नहीं खोलते। जैसे ही जॉम्बीज हमला करने वाले होते हैं, नू जे को खींचकर अंदर ले जाता है। तीनों बच जाते हैं। गंग और सोजू को एक कार्ड मिलता है। वो उससे एक कमरा खोलते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं। सार्जेंट किम और सार्जेंट वांग पीछे रह जाते हैं। एरन उन्हें जॉम्बीज से बचाते हुए एक कमरे की ओर ले जाता है, लेकिन जॉम्बीज उसके पीछे लग जाते हैं। दोनों कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन वांग दरवाजा बंद कर देता है। एरन चिल्लाता है, खोलो, किम अंदर से समझाता है, लेकिन वांग नहीं मानता। जॉम्बीज एरन को घेर लेते हैं। एरन सोचता है कि उसका अंत आ गया। वो हिम्मत हारकर जॉम्बीज के हवाले हो जाता है, लेकिन वो उसे काटे बिना आगे बढ़ जाते हैं। हैरान होकर वो अपना हाथ उनके मुंहों में डालता है, फिर भी वो नहीं काटते। वो खुश हो जाता है। कमरे में किम वांग से पूछता है, तुमने उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया? वांग कहता है, वो इन्फेक्टेड था। जॉम्बी बन जाता तो हम मरते। तभी एरन बेल बजाता है और कहता है, मैं जिंदा हूँ। जॉम्बीज मुझे नहीं काट रहे। किम माफी मांगता है। एरन कहता, माफी मत मांगो, फिर वांग की ओर इशारा करके कहता, तुम अपनी खैर मनाओ। जो किया उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उधर स्टेशन पर हुए हादसे से यजू डर से कांप रही है। वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाती। दो महिलाएं उसे जबरदस्ती ट्रेन में बिठाती हैं। तभी वो उस बच्चे को देखती है जिसने उसे जॉम्बी कहा था। वो अपनी दादी के साथ स्टेशन पर रह गया है। यजू उसे ट्रेन में जगह बनाकर बिठाती है। दादी शुक्रिया अदा करती है और कहती है, अगले स्टेशन पर मिलेंगे। मेरा इंतजार करना। लेकिन वो ट्रेन जॉम्बीज से भरी होती है जो सबको मार रहे होते हैं। यजू ये देखकर टूट जाती है। उसे जिनक की घड़ी पटरी पर दिखती है और उसे एहसास होता है कि वो अकेली रह गई है। तभी वो महिला जिसका पोता मर गया, पागलों की तरह चाकू लेकर ट्रेन के पीछे दौड़ती है। यजू उसे रोकने जाती है। दूसरी ट्रेन आती है। यजू सोचती है कि अब वो नहीं बचेगी, लेकिन ट्रेन रुक जाती है। वो उस महिला को उठाती है जो पटरी पर गिरी थी। दोनों दीवार के पास खड़ी होती हैं। लेकिन महिला की हालत बिगड़ती है। यजू देखती है कि उसके पैर पर जॉम्बी का काटा निशान है। वो डर जाती है। ट्रेन जाने को तैयार होती है। महिला उसका हाथ कसकर पकड़े है। वो छुड़ाने की कोशिश करती है। ट्रेन गुजरती है, वो भी जॉम्बीज से भरी होती है। महिला जॉम्बी बनकर हमला करती है। यजू उसे ट्रेन की ओर धक्का देकर बच जाती है। टूटकर वो स्टेशन की ओर लौटती है। तभी उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए एक कंट्रोल रूम में पहुंचती है। वहां जॉम्बीज का कब्जा है। बचते हुए वो स्टाफ रूम में घुसती है। चार्जर से फोन चार्ज करती है, जख्मों पर दवा लगाती है और एक खराब चेंसो ढूंढती है। उसे ठीक करके जॉम्बीज से लड़ने को तैयार होती है। इधर जे वॉकी टॉकी से सैनिकों से संपर्क करता है। सब सेफ हैं। किम कहता है, हमारे पास गोलियां और हथियार कम हैं। कोई और रास्ता ढूंढना होगा। सोजो अपनी बची गोलियां देखकर उदास है। गंग उसे छेड़ता है, अगर हम बच गए तो मेरे साथ डेट पर चलोगी? सोजो गुस्से में कहती है, ये वक्त मजाक का है। गंग कहता है, मुझे बचने की उम्मीद चाहिए। सोजो मान जाती है, ठीक है, अगर बच गए तो चलूंगी। नो एसी डक्ट की ओर इशारा करता है, हम इससे निकल सकते हैं। जे ध्यान नहीं देता। तभी एरन जॉम्बीज के बीच से आता है और कहता है, ये मुझे नहीं काट रहे। सब हैरान हैं। वो बताता है, हर कमरे में एसी डक्ट है, इससे बाहर निकल सकते हैं। जे को आइडिया पसंद आता है। सब डक्ट खोलते हैं। एरन आगे बढ़कर रास्ता चिन्हित करता है। सैनिक उसका पीछा करते हैं, लेकिन एक जगह चिन्ह खत्म हो जाते हैं। एरन वहां इंतजार कर रहा होता है। सोजो और गंग पर जॉम्बी हमला करता है। गंग घबराता है, लेकिन सोजो उसे मार देती है। फिर और जॉम्बीज आते हैं। दोनों भागते हैं, लेकिन जॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं। उधर यजू चेंसॉ लेकर जॉम्बीज से लड़ती है। भागते हुए वो एक तंग जगह में फंस जाती है। जॉम्बीज करीब आते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है और यहीं एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में यजू को जॉम्बीज से भागते हुए दिखाया जाता है। जॉम्बीज उसके इतने करीब पहुंच जाते हैं कि उसे काटने ही वाले होते हैं। वो अपने चेंसॉ को हाथ में थामती है और एक एक करके उन पर हमला शुरू कर देती है। वो लगातार जॉम्बीज को काटती जाती है, लेकिन उनकी तादाद खत्म होने का नाम नहीं लेती। थोड़ी देर में उसने इतने जॉम्बीज ढेर कर दिए कि उनकी लाशों का ढेर रास्ता रोक देता है। इससे उसे थोड़ा वक्त मिलता है, पर जॉम्बीज फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो भागते हुए इमरजेंसी सीढ़ियों के एरिया में पहुंचती है और खुद को अंदर लॉक कर लेती है। सेफ जगह देखकर उसे राहत मिलती है। वो इतनी थक चुकी होती है कि वहीं बैठकर आराम करने लगती है और थकान से उसे नींद आ जाती है। दूसरी ओर गंग और सोजो जॉम्बीज से बचते हुए भाग रहे होते हैं। जॉम्बीज उनके बेहद करीब आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जॉम्बीज एक दूसरे पर चढ़कर आपस में ही उलझ रहे हैं। दोनों मौके का फायदा उठाकर वहां से खिसक लेते हैं। आगे बढ़ते हुए उनकी मुलाकात सार्जेंट हवांग और सार्जेंट किम से होती है, जो उसी तरफ आ रहे थे। गंग और सोजो उन्हें बताते हैं कि पीछे जॉम्बीज हैं।
ये सुनकर दोनों भी मुड़कर भागने लगते हैं, लेकिन आगे रास्ता बंद मिलता है। चारों फंस जाते हैं और जॉम्बीज कभी भी उन तक पहुंच सकते हैं। सार्जेंट वांग आगे बढ़ता है और गंगसोजू को नीचे झुकने को कहता है। फिर वो एक के बाद एक जॉम्बीज को गोली मारकर ढेर कर देता है। गोली की आवाज सुनकर एरन, पार्क, न्हू, जे और बोलो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी टीम पर हमला हो गया है। जे वॉकी टॉकी से सार्जेंट किम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो बाकियों से कहता है, मैं उनकी मदद के लिए जा रहा हूँ। एरन उसे रोकता है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं। जे नहीं मानता तो न्हू समझाता है, अगर वो मुश्किल में है तो तुम भी फंस जाओगे। वो खुद संभाल लेंगे। बोलो डर से कांप रहा होता है। उसे लगता है कि ये लोग वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वो अकेले आगे बढ़ने लगता है, लेकिन एक जॉम्बी उस पर झपट्टा मारता है। नू जॉम्बी को गोली मार देता है, पर बोलो भी काटा जा चुका होता है। नू उसे भी शूट करने को तैयार होता है, लेकिन जय रोकता है, ये क्या कर रहे हो? नू कहता है, इसे काटा गया है, ये जॉम्बी बनेगा। जय जवाब देता है, जैसे एरन नहीं बना वैसे ये भी न बने। थोड़ा इंतजार करो। नू कहता है, हमारे पास वक्त नहीं। दोनों में बहस छिड़ जाती है। एरन कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। वो बोलो को डक के किनारे ले जाता है और उसे जबरदस्ती शराब पिलाने लगता है, क्योंकि वो खुद नशे में था जब उसे काटा गया था। लेकिन ये तरकीब बोलो पर काम नहीं करती। वो जॉम्बी बन जाता है और हमला करने को बढ़ता है। एरन उसे डक से नीचे धक्का दे देता है और बोलो मर जाता है। उधर सार्जेंट वांग अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। वो देखता है कि सामने ढेर सारे जॉम्बीज हैं। वो उन्हें शूट करने लगता है, लेकिन उसकी राइफल में गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो चुपचाप पीछे हटता है और टीम को बताता है। मैगजीन बदलते वक्त वो गलती से उसे गिरा देता है। आवाज से जॉम्बीज उनकी ओर बढ़ते हैं। सबके हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन तभी डक में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। जॉम्बीज उस ओर चले जाते हैं। एरन डक की किनारे से वॉकी टॉकी पर शोर मचाकर जॉम्बीज को लुभा रहा होता है। जे और नू साइड सीढ़ियों पर अपनी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। जॉम्बीज डक से नीचे गिरकर मर जाते हैं। फिर बाकी टीम वहां पहुंचती है। बोलो की मौत की खबर से सब उदास हो जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। बेसमेंट में जॉम्बीज होने की वजह से वो वहां नहीं जा सकते। सीढ़ियों से नीचे उतरकर वो डक से कुछ मंजिल ऊपर निकलते हैं। बाहर निकलते ही एरन देखता है कि सोजू के हाथ पर चोट है, गोली के करीब से गुजरने की वजह से। वो उसे पट्टी बांधने ले जाता है। गंग को गुस्सा आता है और वो वांग पर भड़कता है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है। वो मर भी सकती थी, किम बीच में आकर रोकता है। अगर वांग ने शूट न किया होता तो हम सब मरते। गंग कहता है, फिर भी उसे ध्यान रखना चाहिए था। अगर सोजू को कुछ हो जाता तो वांग और गंग में तकरार बढ़ती है। वांग किम से भी उलझता है, दुनिया खत्म हो रही है और तुम्हें लीडर बनने की पड़ी है। गंग गुस्से में वांग को मुक्का मारता है। वांग गन तान देता है। सोजू वांग पर गन तानती है, पीछे हटो वरना गोली मार दूंगी। वांग डरकर पीछे हटता है। एरन कहता है, यहाँ रुकने का वक्त नहीं। ये कंस्ट्रक्शन साइट है। वर्कर्स के लिए एक लिफ्ट होगी। उसे ढूंढो। वो लिफ्ट तक पहुंचते हैं, पर वो ब्लॉक होती है। किम कहता है, कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। नू खिड़की के पास से कहता है, एक रास्ता है। सब देखते हैं, कुछ मंजिल नीचे एक तो लिफ्ट है। नू कहता है, कोई नीचे जाकर उसे ऊपर लाए तो हम निकल सकते हैं। जे पूछता है, वो कौन होगा? सब पीछे हटते हैं। एरन आगे आता है, लेकिन कहता है, मैंने बहुत पी रखी है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जे अकेला बचता है। सब उसकी ओर देखते हैं। उधर यजु सीढ़ियों पर सो रही होती है। आंख खुलते ही वो जे को सामने देखती है। खुशी से उसके पास जाती है, लेकिन वो जॉम्बी बन चुका होता है और हमला करने वाला होता है। तभी उसकी नींद टूटती है, ये सिर्फ एक बुरा सपना था। वो खुद को संभालती है और स्टेशन पर पहुंचती है, जो जॉम्बीज से घिरा होता है। वो बिना शोर किए आगे बढ़ती है। तभी उसे गाने की आवाज सुनाई देती है। पहले उसे भ्रम लगता है, लेकिन वो वहां पहुंचती है। कुछ बचे हुए लोग अपने प्रियजनों को याद कर गा रहे होते हैं। यजु को भी जय की याद आती है। वो जरूरी सामान लेती है और बेस कैंप के लिए निकलती है। जय लिफ्ट की केबल से नीचे उतरने की कोशिश करता है। वो गिरते गिरते बचता है। नीचे पहुंचकर उसे यजु की चिंता सताती है और वो रोने लगता है। लिफ्ट लेकर ऊपर जाता है। सैनिक खुश होकर उसमें सवार होते हैं, लेकिन थोड़ा नीचे जाने पर लिफ्ट रुक जाती है। नू ठीक करने की कोशिश करता है, पर मशीन शोर करने लगती है। जॉम्बीज ग्लास तोड़ने की कोशिश करते हैं। नू गुस्से में मशीन पर मुक्का मारता है। लिफ्ट चल पड़ती है, लेकिन जॉम्बीज ग्लास तोड़कर ऊपर गिरते हैं। सैनिक उन्हें नीचे फेंकते हैं। लिफ्ट की एक केबल टूट जाती है और वो एक मंजिल पर रुक जाती है। सब बाहर निकलते हैं, लेकिन जे के निकलने से पहले लिफ्ट फिर गिरती है। वो एक टॉय शॉप में जा गिरता है। सैनिक सोचते हैं कि वो मर गया। किम, जिसे जॉम्बी ने काटा था, ये बात छिपाता है। नू कहता है, मैं जे को ढूंढने जाऊंगा। वांग रोकता है, वो मर गया। सबकी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो? गंग कहता है, उसने हमें बचाया। दोनों में बहस होती है। किम रोकता है। वांग गंग से कहता है, रास्ता सोचने की बजाय रो रहे हो। गंग बाहर निकलता है, लेकिन जॉम्बीज उसे घेर लेते हैं। यजु एक इलेक्ट्रिक बाइक से जॉम्बीज से लड़ते हुए आगे बढ़ती है। सीढ़ियों पर बाइक छोड़कर पैदल चलती है।
ट्रेन की पटरी पर एक शख्स उसे देखकर उसकी ओर आता है। वो चेनसॉ तैयार करती है, लेकिन वो कहता है, मैं जॉम्बी नहीं, अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। तभी गैंगस्टर आते हैं और उसे बॉस कहते हैं। यजु भागती है, लेकिन वो उसे गिराकर चेनसॉ छीन लेते हैं। बॉस कहता है, ये खून से सनी है, इसे काटा गया है। मार दो। एक गैंगस्टर चेनसॉ से उसका सिर काटने वाला होता है, लेकिन यजु हमला करके भाग जाती है। वो उसके पीछे दौड़ते हैं। जे टॉय शॉप में बेहोश होता है। होश आने पर एक टेडी बेयर कॉस्ट्यूम में जॉम्बी उसके ऊपर पड़ा होता है। वो उसे हटाता है और मास्क उतारता है। जॉम्बी देखकर मास्क वापस पहनाता है। बाहर जॉम्बीज भरे होते हैं। वो उस जॉम्बी को बिल्डिंग से फेंकता है। वो बच जाता है। जे भी टेडी बेयर कॉस्ट्यूम पहनकर छलांग लगा देता है। यहीं एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में जे बिल्डिंग से छलांग लगाता है और नीचे गिरता है। वो टेडी बेयर कॉस्ट्यूम से बाहर निकलता है और देखता है कि नीचे चारों तरफ जॉम्बीज भरे हैं। तभी एक जॉम्बी उसके सामने आ गिरता है। घबराहट में मैनेजर उसे वापस फेंक देता है, लेकिन इसके बाद सीन कट हो जाता है। अब सीन यजु पर शिफ्ट होता है, जो गैंगस्टरों से भागकर एक मेट्रो ट्रेन में घुसती है। लेकिन गैंगस्टर भी उसके पीछे आते हैं। यजु एक कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलती है और देखती है कि वहां जॉम्बीज खड़े हैं। कुछ होने से पहले ही सीन फिर कट हो जाता है। इसके बाद बाकी लोग दिखते हैं, मैनेजर, नू और ली, जो जॉम्बीज से लड़ रहे होते हैं। नू जॉम्बीज को नीचे फेंक रहा होता है। तभी वोली को देखते हैं और राहत महसूस करते हैं। ली फोन पर बताने की कोशिश करता है कि वो सेफ है। वो एक तार ढूंढता है जो ऊपर से नीचे आती है। लोग उस तार को एक खंभे से बांधते हैं। ली उसे ट्रक के पास नीचे लाता है और पास में पड़े गद्दों को सही जगह पर रखता है, ताकि लैंडिंग के वक्त कोई चोट न लगे। एक एक करके सब नीचे उतरते हैं, लेकिन सीन फिर कट हो जाता है। अब वो यजु को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो एक कंटेनर का गेट खोलते हैं और अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। वहां जॉम्बीज हैं। यजु बिना वक्त गवाए उन पर हमला करती है और मौका मिलते ही कंटेनर से बाहर निकलती है। भागते वक्त एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। सीन उसके साथ आगे बढ़ता है। लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। आखिर में सिर्फ स्क्वाड लीडर बचता है। वो बाकियों से कहता है कि उसकी कार्ड छिन गई है, इसलिए वोली के साथ नहीं जा सकता। ये कहता है, अगर तुम शराब पी लो तो बच सकते हो, लेकिन स्क्वाड लीडर जवाब देता है, अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहकर वो पीछे हट जाता है। यजु और वो लड़की एक जगह पहुंचते हैं जहां कई लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। ये लोग कौन थे और इनके साथ क्या हुआ, ये बाद में लड़की से पता चलता है। वो एक दरवाजा खोलती है और दोनों अंदर घुसकर उसे लॉक कर लेती हैं। इसके बाद कुछ लोग एक सही कार ढूंढने में जुटे होते हैं। आखिरकार उन्हें एक चलने वाली कार मिलती है। सब उसमें बैठने लगते हैं। तभी कोई पूछता है, यूनसूक कहाँ है? सब कहते हैं कि यूनसूक पीछे छूट गया और बिना बताए चला गया। फिर वो सोसियो स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं कि यूनसूक अभी भी वहां खड़ा है। स्क्वाड लीडर पूरी तरह जॉम्बी बन चुका होता है और बिल्डिंग से कूदकर नीचे गिरता है। वो जॉम्बी की तरह रेंगने लगता है। यूनसूक उसके सामने आता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि स्क्वाड लीडर हमेशा यूनसूक पर भरोसा करता था। यूनसूक उसे देखता है और गोली मार देता है, फिर वहां से चला जाता है। सीन फिर यजु पर शिफ्ट होता है। वो अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाती है और एक टेलीफोन ढूंढती है। उसमें बैटरी नहीं होती। वो अपने डिवाइस से बैटरी निकालकर लगाती है और अपनी मॉम को कॉल करती है। मॉम बताती है कि वो जिंदा है, लेकिन सवाल करती है, तुम वहां क्यों हो? यजु कहती है, मैं ली से मिलने आई थी, लेकिन हालात बिगड़ गए। तभी वो लड़की आती है और कहती है, तुम इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? जॉम्बी सुन लेंगे। यजु फोन रख देती है। लड़की कहती है, अगर अपनी फैमिली से बात करनी है तो कर लो। दोनों सड़क किनारे खड़ी होती हैं। लड़की कहती है, मैं अपनी फैमिली से बात करूंगी, तुमसे बाद में मिलती हूँ। यजु अपने बैच की हालत देखती है और पार्क लिखा पढ़ती है। वो लड़की कहती है, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगी। यजु हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, पर सब मुझे पार्क नहीं बुलाते। वो अपना नाम बताती है। दूसरी तरफ बाकी लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सड़क पर खड़ी गाड़ियों से रास्ता ब्लॉक है। मैनेजर अचानक कहता है, मुझे लगता है मैं कंट्रोल खो रहा हूँ। तुम सब मुझे छोड़कर चले जाओ। नू और ली उसे रोकते हैं और मजाक में कहते हैं, पीते रहोगे तो कुछ महसूस नहीं होगा। मैनेजर पास की दुकान से शराब की बोतल उठाता है और पीने लगता है। ली एक टेलीफोन पर बार बार कॉल करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर सूजू कुछ खाने का सामान ढूंढती है और बैठकर मुस्कुराती है। गंग कहता है, ये डेट जैसा लग रहा है। सोजू उसे घूरती है और कहती है, तुम्हें अभी भी डेट की पड़ी है। गंग एक कागज पर अपनी इंस्टाग्राम आईडी लिखकर सोजू को देता है। पास खड़ा नू दोनों को देख रहा होता है। मैनेजर अब ज्यादा पी लेता है। नू उसकी शराब में कॉफी मिलाता है ताकि वो होश में रहे। ये लगातार कॉल करता है और आखिरकार यजु से बात हो जाती है। वो अपनी मॉम से बात कर रही होती है। मॉम कहती है, सब ठीक है, यजु ने पहले बताया था कि वो टर्मिनल पर है। ये उसे तसल्ली देता है, टेंशन मत लो, हम दोनों सेफ घर पहुंच जाएंगे। यजु और बाकी लोग एक घर के अंदर जाते हैं।
वो लड़की कंट्रोल रूम में चली जाती है और वहां से लाइट्स ऑन करती है। यजु कहती है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन लड़की मना करती है, मुझे अकेले रहने दो। वो चली जाती है। वो बाकियों से अलग सोचती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है और उनकी हिफाजत करनी है। वो एक स्कूटर से टर्मिनल की ओर बढ़ती है। रास्ते में कई जॉम्बीज को मारती है। टर्मिनल पर एक जगह रास्ता ब्लॉक होता है और दूसरी तरफ जॉम्बीज भरे होते हैं। ली यजु का नाम पुकारता है। यजु दूर से उसकी आवाज सुनती है और जवाब में चिल्लाती है। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। यजु पहले किसी को देखती है जो जॉम्बी लगता है। पास आने पर पता चलता है कि वो जॉम्बी है। ली उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। दोनों टकराते हैं और गिर पड़ते हैं। यजु पूछती है इतनी देर क्यों हुई? सॉरी क्यों कह रहे हो? दोनों गले लगते हैं और शहर से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी कुछ जॉम्बीज आते हैं, लेकिन कोई और उन्हें मार देता है। वो देखते हैं कि उनके 4 दोस्त हैं। वो पास आकर कहते हैं हम तुम्हें बचाने आए हैं। हमारे पास प्लान है। पहले अपनी अपनी फैमिली से मिलो। सीन बदलता है। यजु किसी से बात कर रही होती है। सोजू और गंग वहां आते हैं। सोजू कहती है हमने चारों तरफ देखा, वो लड़की कहीं नहीं मिली। यजु सोचती है वो कहीं न कहीं होगी। नू और मैनेजर भी आते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी कोई नहीं मिला। यजु उदास होकर कहती है एक लड़की ने मुझे बचाया था, उसका नाम पार्कन था। जब तक वो नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नू कुछ याद करके पूछता है वो लड़की कितनी पुरानी थी? वो एक लाश की ओर इशारा करता है। यजु देखती है और कहती है जब वो यहाँ आई थी। वो सोच में पड़ जाती है। ली को किनारे ले जाकर लाशों पर एक बैच दिखाती है जिस पर पार्कन लिखा होता है। नू कहता है शायद जॉम्बीज ने इसे मार दिया। वो पास से देखते हैं और कहते हैं ये लाश पुरानी लगती है। यजु हैरान हो जाती है। ली उसे रोकता है और कहता है शायद तुम्हारी दोस्त बाहर भाग गई थी। मैंने एक लड़की को भागते देखा था। अगले सीन में सब कार में बैठकर शहर से बाहर जाने की तैयारी करते हैं। चारों तरफ जॉम्बीज दिखते हैं। माहौल भारी होता है। यजूली को वही कैसेट देती है जिस पर सिंगर का साइन था। वो मेट्रो स्टेशन पर मिला था जहां गिटार बज रहा था। ली उत्साहित होकर कैसेट सबको दिखाता है। थोड़ी देर बाद कार हान नदी के पास पहुंचती है। माहौल शांत होता है। यजू हल्के से मुस्कुराकर पूछती है अब तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करोगे न? ली हल्के अंदाज में कहता है ब्रेकअप का ऑप्शन बचा ही कहाँ है। दोनों चुप हो जाते हैं। बाकियों के साथ कार में बैठते हैं और सीरीज यही खत्म होती है।